पार्लियामेंट का पूरा मॉनसून सेशन वॉश आउट हो गया, पर बहुत इंपॉर्टेंट देश के अंदर मुद्दे चल रहे हैं और आज एक एक करके उन 5-6 मुद्दों पे बात करेंगे। ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में। जो मेरा पहला मुद्दा है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि बार बार अमित शाह जी वहां जा रहे हैं। आपने ये न्यूज देखी थी कि वो 22 अगस्त को फिर से जा रहे हैं सिलीगुड़ी, और कहा जा रहा है 3 दिन के लिए वहां पे होंगे वो। और ये चीज उनकी तब हो रही है जब जुलाई में ही उनकी 17 जुलाई के आसपास पिछली विजिट हुई थी, 3-डे विजिट फ्रॉम टुडे, ये जुलाई की न्यूज थी हुई थी। तो बार बार वेस्ट बंगाल क्यों जा रहे हैं, पहला वहां से ही शुरू करते हैं। और ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शामिक मोहित्रा जी। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इस चैनल पे, तो मैं स्ट्रेट अवे ही शुरू कर रहा हूं। शामिक, क्या चल रहा है आपके प्रदेश में? बार बार गृह मंत्री आ रहे हैं जुलाई में, अगस्त में, और वो भी 3-3 डे ट्रिप्स। मुझे दिमाग में नहीं आ रहा कौन से ऐसे प्रदेश में चुनाव से पहले 15-20 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, क्या हो रहा है? इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है ईस्ट? ये यही दर्शाता है कि ये स्टेट कितना संवेदनशील है। और जो बात मैंने कई बार कही है कि ये एक जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और उसमें ये स्टेट बहुत अहम है। वेस्ट बंगाल जो था, पश्चिम बंगाल, ये लॉन्च पैड था जमाते इस्लामी का, जहां से ये पाकिस्तान के बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे घुसपैठिए घुसाते थे। सिर्फ इकोनॉमिक घुसपैठिए नहीं थे, उनमें से वो जिहादी भी आते थे। ठीक है, पाकिस्तान के बैट टीम के लोग भी आए और दूसरे लोग जिनको प्रशिक्षण देके दूसरे तरफ से इस तरफ लाके फिर घुसाया गया। ये सारी चीजें चल रही थी। अब वो जो है लॉन्च पैड जो है वो बिगड़ गया इनका। लेकिन उसके बावजूद ये देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक स्लीपर सेल पकड़ा गया, जैश ए मोहम्मद का स्लीपर सेल, जिसमें अगर आप नाम देखें तो हिंदू नाम नजर आएंगे आपको, आदित्य सिंह, अर्पिता सरकार, लेकिन वो हिंदू नाम से हैं, धर्म से नहीं। और ये लोग एक्चुअली फुली ट्रेन्ड प्रशिक्षित स्लीपर सेल था ये एक, और उसका जो कमान संभाला था वो एक व्यक्ति था। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। एक नई स्ट्रैटेजी उभर के आ रही है, सिर्फ इस प्रदेश, इस क्षेत्र में नहीं, पूरे भारतवर्ष में। उसी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो उसका जो कमान था, उसका था एक व्यक्ति, उसका नाम है हमीम मंडल। हमीम एक जमाने में हिंदू होता था, अब मंडल नाम से आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो कहीं करके ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK पहुंच गया। वहां पे एक व्यक्ति था, उसका नाम है सज्जाद बट। सज्जाद बट जो है, ही वॉज इन्वॉल्व इन द पुलवामा अटैक। ही वॉज वन ऑफ द 4 पीपल इन्वॉल्व इन मास्टरमाइंडिंग एंड लॉजिस्टिक्स का जो किया था, वो उसमें था। ये उसका चेला है, डायरेक्ट चेला। तो ऐसे कई सारे ये अनुमान लगाया जा रहा है हमारे भू राजनैतिक जो लोग गतिविधियां पढ़ते हैं उस सर्कल्स में, कि ऐसे कई सारे स्लीपर सेल्स एक्टिवेटेड किए गए हैं कश्मीर के बाहर। अब इनकी स्ट्रैटेजी बदल रही है JEM की। वो स्ट्रैटेजी पहले वो थी कि कश्मीर फोकस था। 1413 लोग मरे पिछले 26 साल में इनके अटैक्स में, जिसमें से 1100 आतंकवादी थे, 221 दुर्भाग्यवशत हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे, और बाकी 102 सिविलियंस थे। ठीक है, पर इनकी गतिविधि कभी कमी, उसकी इंटेंसिटी कम नहीं हुई। लेकिन अब घाटी में ये लोग प्रवेश कर नहीं पा रहे हैं, वो बॉर्डर प्रैक्टिकली सील्ड है, और लोकल सेल्स को भी पकड़ लिया गया है, धरपकड़ काफी हुआ है। तो इन्होंने अभी अपना स्ट्रेटेजी शिफ्ट करके भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों को टारगेट करना चालू किया है। और जो इनकी पहली घाटी थी पश्चिम बंगाल, वो हाथ से चले जाने के बावजूद जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, देखिए उस जो भी सेल पकड़ा गया जिसका मैंने जिक्र किया, उसके साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश के देवस डिस्ट्रिक्ट में 8 आतंकवादी और पकड़े गए, और ये सब के सब जैश ए मोहम्मद के थे। उसका लीडर का नाम था आबू बेदी। आबू बेदी एक्चुअली उसका नाम नहीं, ये तो उनका वो अरबी एक नाम रख लेते हैं। वो लोकल था, वो पालनपुर का था, गुजरात से, और बाकी उसके ये 7 संगी साथी थे। इससे पहले भी अगर आप देखें, जून में कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, मार्च में महाराष्ट्र में अनीस शेख बोल के पकड़ा गया था। जून में ही फिर उत्तर प्रदेश में मोहत्तसिम बोल के एक व्यक्ति पकड़ा गया, वो देवबंद में। तो इनके कई सारे सेल्स अभी एक्टिव हैं, लेकिन ये आ कहां से रहे हैं और निर्देश कहां से आ रहे हैं, उनके लगता है
पाकिस्तान से डायरेक्ट कंट्रोल है और बांग्लादेश से भी है। और बांग्लादेश में इस वक्त अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 500 बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो होते हैं पाकिस्तान के, बैट ट्रेंड या बैट के ही सदस्य जो अभी मुजाहिदीन का ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, वो लोग तैयार बैठे हुए हैं कि इनको घुसाया जाए। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि काफी कुछ बॉर्डर पे सख्ती अभी बढ़ती जा रही है, लेकिन फुल फेंसिंग तो अभी हुआ नहीं, उसका काम जारी है। उसको खत्म करने में 2 महीने 3 महीना लगेगा। कैटल स्मगलिंग अभी भी हो रहा है, कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं, कुछ एग्जिट पॉइंट्स हैं जहां पे अभी भी हो रहा है, वहां से ये लोग लोगों को भी घुसा रहे हैं। तो ये घुसपैठ जारी है। दूसरा, मैं आप लोगों को एक और चीज, एक और दिशा में दृष्टि आप लोगों का मैं आकर्षण करूंगा, वो है इनका एक फ्लैश पॉइंट स्ट्रेटेजी निकल के आ रहा है, और इसको हम जोड़ सकते हैं ये जो अभी प्रोटेस्ट का माहौल चला हुआ है पूरे देश में, तरह तरह के प्रोटेस्ट, उसके साथ। देखिए, पश्चिम बंगाल के उत्तर में, जिसको हम नॉर्थ बंगाल कहते हैं, जहां मैं रहता हूं, तो नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार जो जिला है, वहां से एक लोकल राजवंशी लीडर है जिनका नाम है अनंत महाराज। एक्चुअल नाम कुछ और है, समथिंग रॉय, आई फॉरगॉट इट। अनंत महाराज कहते हैं उसको सभी। वो राज्यसभा का एमपी है, और वो भाजपा के समर्थन से राज्यसभा का एमपी बना था, भाजपा का सदस्य नहीं है। उसने पिछले 2 हफ्ते से एक आंदोलन छेड़ दिया है, और उस आंदोलन को महत्व देने के लिए वो भरसक गालियां दे रहा है नेताजी सुभाष बोस को, मतलब ओपन गालियां, मतलब अभद्र भाषा, वो भद्र भाषा मैं बोल नहीं सकता। तो ये सब कर रहा है। सोशल मीडिया पे बड़े सारे पोस्ट आए हैं उसके, और वो अपने आप को तथाकथित लीडर बोलता है राजवंशी कम्युनिटी का। यहाँ पे हमारे जो मुख्य जो गालियां निकाल रहा है, सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। बताता हूँ, मैं आता हूँ उस पे। वो राजवंशी कम्युनिटी में अपने आप को सबसे बड़ा लीडर बताता है, नॉर्थ बंगाल के राजवंशी आपको पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये मुख्यतः इन राज्यों में मिलेंगे। ये जो कम्युनिटी है, उनके सबसे फेमस, आप लोगों को सबको पता होगा, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, जो त्रिपुरा राजघराने से आते थे, वो भी राजवंशी थे। बंगाली, मतलब बंगाली भाषा बोलते हैं ये लोग, लेकिन इट्स अ ट्राइबल ग्रुप। तो राजवंशी जो लोग होते हैं, इट्स टिपिकली अ पेजेंट कम्युनिटी, बहुत लैंड, जमीन वगैरह होता है, ये ओल्ड पेजेंट कम्युनिटी है। अब जो फॉरवर्ड ब्लॉक एक दल था, जो अभी भी है, वो एक लेफ्टिस्ट संगठन था, उसका एक सदस्य है। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया था नेताजी सुभाष बोस ने, लेकिन वो 42 में चले गए। पहले जर्मनी गए, फिर जापान गए, बाकी आप लोगों को इतिहास पता ही होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व जो है, पहले उनके जो भाई थे, यानी उनके दादा जो थे, उन्होंने किया। बाकी उसके बाद चित्त बसु बोल के एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया। लेकिन नेताजी सुभाष बोस जब हट गए, उन्होंने पार्टी का निर्माण किया था सोशल डेमोक्रेट के हिसाब से, लेकिन ये बाद में डीप मार्क्सिस्ट एक पार्टी बन गई, और इसका बोलबाला नॉर्थ बंगाल में काफी था। राजवंशी कम्युनिटी में इसका प्रभाव था, समझ रहे हैं? तो उसको अभी अगर अपना अस्तित्व बनाना है, ये जो व्यक्ति था, ये मई में जो अभी इलेक्शंस हुए, अप्रैल मई में, उससे पहले ये ममता के साथ मिल रहा था, एंड ही हैड डिसाइडेड टू जॉइन टीएमसी। लेकिन ये पूरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, और ये अपना रेलेवेंस खोने लगा। तो इसने ये पद्धति चुनी कि मैं फॉरवर्ड ब्लॉक और उसके जो प्रतिष्ठाता थे, यानी नेताजी बोस, उनको गाली दूंगा, और जो बंगाली कम्युनिटी के लोग नॉर्थ बंगाल में रहते हैं, ठीक है, आप उनको सवर्ण कहिए, कुछ भी कहिए, जैसे मैं भी हूं, तो उनको भी मैं गालियां दूंगा और बोलूंगा ये सारे वो नेताजी के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लैश पॉइंट मनगढ़ंत बनाया जा रहा है। इसके चलते बहुत लोगों ने इसका प्रतिवाद किया, बहुत लोग बहुत ही सुन्न हैं इस पे। नेताजी इज ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड रिस्पेक्टेड फिगर। अंग्रेजों को उस जमाने में मिलिट्री डिफीट्स देने वाले व्यक्ति, उनके बारे में ऐसा बोल रहा, पर क्या ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन इसमें मैं भाजपा को पूरी तरह से वो नहीं कर सकता, क्योंकि श्रमिक भट्टाचार्य जो स्टेट यूनिट के हेड हैं, उन्होंने भी फॉरवर्ड ब्लॉक पे कई तंज कसे। तो एक तरह से लोगों को लगा, अच्छा ये भाजपा द्वारा सपोर्टेड एमपी है जो राज्यसभा में गया भारत भाजपा के सपोर्ट से। दूसरी तरफ जो स्टेट यूनिट के हेड हैं श्रमिक भट्टाचार्य, वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक पे आक्रमण कर रहे हैं, तो कहीं पे भाजपा ही नेताजी पे आक्रमण कर रही है। तो ये एक ऐसा एक बनाया जा रहा था, और इसको काफी हवा मिली सोशल मीडिया और मीडिया पे। अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष, जो नेताजी पे काफी शोध कार्य उन्होंने किया, उन्होंने इसको पकड़ा
तो ये और फैल गया है, मिलियंस ऑफ पीपल हैव सीन इट, और सब बहुत ही शुद्ध थे। तो कल जो है, मैं अभी अमित शाह जी पे आ रहा हूं, कल जो है जो मुख्यमंत्री खुद स्वयं उनको आना पड़ा, उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य दिया ओपन उस पे, टेलीवाइज्ड उस पे, उनके साथ डीजीपी क्राइम, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बैठे हुए थे, उनके साथ 5 सबसे वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अब तक जितने भी लोगों ने नेताजी का अवमानना किया है, उनकी मेमोरी को आघात पहुंचाया है और सोशल मीडिया पे भद्दी बातें करी हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो, मैं उनको वर्बैटिम ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, सब पे तीव्र कार्रवाई होगी भारतीय न्याय संहिता के आधार पे और साइबर लॉ के तहत, और उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको रिमांड में लिया जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट चैलेंज, और उन्होंने भाजपा के साथ इसका पूरा संपर्क विच्छिन्न कर दिया। जो एम्बिग्विटी शमिक भट्टाचार्य के बयानों से आया था वो भी समाप्त हो गया। दूसरा जो स्पोकन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सीएम ने विदाउट इफ एंड बट एक क्लियर स्टैंड लिया है, क्योंकि ये तो मैं तो जीवन में पहली बार ही सुन रहा हूँ कि नेताजी को भी कोई क्रिटिसाइज करने की बात कर सकता है, और मैं तो जो भी अभद्र भाषा में नहीं बोलनी चाहिए, अभद्र भाषा में कर रहा है। तो एक इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट आप कुछ भी करो, बट ये भाषा में नेताजी के ऊपर, जिनको वैसे ही उनको कितना नेहरू सरकार आने के बाद उनको उनका ड्यू नहीं मिला, इवन इन द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड हाउ वी शुड हैव बीन, एवरीबॉडी शुड हैव नोन अबाउट हिम, ये तो जनमानस के अंदर है। सरकार ने तो पूरी बातें कभी प्रमोट नहीं करी, ये तो जनमानस की भावना है दैट ही इज सच अ आइकॉनिक फिगर, और वहां पे आप ऐसी राजनीति कर रहे हो। बट वेरी इंपॉर्टेंट के एंड गुड, क्योंकि भारत के बाकी पार्ट में शायद पता भी ना हो लोगों को कि ऐसी भी हरकतें हो रही हैं। फ्लैश पॉइंट जो आपने बोला, लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इतना बता दूं कि दे दी हमें आजादी विद खर्ग एंड ढाल, वो नेताजी ने किया था, बिना खर्ग ढाल के कुछ नहीं हुआ था, ये तो बकवास है, मैं तो नहीं मानता हूं। एनीवे, वापस आते हैं उस टॉपिक पे। तो जो राजवंशी कम्युनिटी है उसके कुछ सदस्य अवश्य भड़के थे, और मैं आपको बता रहा हूं कि सिलीगुड़ी में कुछ लोग उपद्रव कर रहे थे, वो अरेस्ट भी हुए, कुछ दुकानों को बंद करने की कोशिश करी गई, सिर्फ सिलीगुड़ी में नहीं, अक्रॉस नॉर्थ बंगाल। तो ये एक फ्लैश पॉइंट बनाया जा रहा था और जिसको रोका गया है, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक और बताऊं, दार्जिलिंग में हमारे यहाँ गोरखालैंड जो टेरिटोरियल अथॉरिटी है उसको डिसबैंड करने की बात हुई है, और जो करंट चेयरमैन थे अनित थापा जी, वो रिजाइन कर चुके हैं। उनके साथ साथ देखा देखी बाकी जो वरिष्ठ नेता थे, कई काउंसलर्स, वो रिजाइन कर गए हैं। तो अभी एक क्या बोलते हैं उसको, त्रिशंकु जैसी स्थिति है। वी हैवंट ट्रांजिशनड, कोई नया वो उसका संगठन नहीं हुआ है। बाय द वे, दीज आर इलेक्टेड पोस्ट्स, इसका बाकायदा इलेक्शन होता है। और दूसरी तरफ सर्व पार्टी सम्मति से एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन निकाला गया, पहली बार 2017 के बाद, और डिमांड है ऑटोनॉमी फॉर दार्जिलिंग कालिम्पोंग, द हिल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। उस डिमांड पे, इसमें बाय द वे सर्वदलीय सम्मति थी हिल्स में। तो उसमें ये ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमारे हिल्स में प्रदर्शन होता है तो अगर 1000 लोग आ गए तो बहुत बड़ा प्रदर्शन, जगह ही नहीं है ना, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े खुले मैदान है बहुत सारे। तो उसमें राजू बिष्टा जो दार्जिलिंग के एमपी हैं, उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए, लेकिन जो लोग नारे लगा रहे थे वो लोग गोरखालैंड मुक्ति मोर्चा, जीएमएम और जीजेएम, उसके लोग थे। उसमें से जो बिमल गुरुंग वाला दल है वो तो भाजपा के साथ अलाइंड है। ये श्रृंगला जी राज्यसभा के जो एमपी बने, और फिर राजू बिष्टा जो यहाँ पे लोकसभा के एमपी बने, इन सब लोगों का समर्थन था तभी बन पाए। तो ऐसे देखा जाए तो ये एनडीए के घटक भी इसमें शामिल थे और दूसरे लोग भी शामिल थे। तो ये भी एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है, क्योंकि उनके डिमांड जो है बहुत सीधे सपाट डिमांड है। वो ये नहीं कह रहे कि हम अलग देश चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं भाई सिक्किम बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। बात में थोड़ा दम तो है। सिक्किम का पॉपुलेशन और दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का मिला के पॉपुलेशन अगर देखें तो लगभग वही है, थोड़ा ज्यादा है इनफैक्ट। तो उनका ये डिमांड है। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम जो देश से बाहर जाने की बात करते हैं वो तो कम्प्लीटली इलीगल है,
क्या स्टेट का साइज होना चाहिए? उत्तराखंड आई, झारखंड आई, आई एम नॉट वेरी अवेयर, आई विल बी वेरी फ्रैंक अबाउट। एक मिनट, उससे आने से पहले मैं ये बात कह दूं कि इसमें अमित शाह डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं उन्होंने अमित एक शाह बयान दिया था, एक मिनट, उन्होंने बयान दिया था पिछली बार जब आप कह रहे थे ना, जुलाई में आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि अभी हम इस पे विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं कि हिल का जो मैटर है उसको सेटल किया जाए। उनका मेन मुद्दा है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल का अर्थ है कि हिल के लोगों को ही स्वायत्तीय अधिकार होगा वहां की जमीन पे, बाहर से आके आप जमीन नहीं खरीद सकते। एक बेसिक डिमांड है। डजंट अफेक्ट कमर्शियल क्रॉप्स लाइक टी एस्टेट्स एंड ऑल दैट इज सेपरेट। पर ये जमीन पे रहने का अधिकार किसको है, उसको बेचने का, खरीदने का अधिकार, जो बाय द वे आपने हिमाचल, उत्तराखंड काफी राज्यों में दिया हुआ है, तो ये लोग कह रहे हैं भाई हमें क्यों नहीं दे रहे? तो ये एक बहुत ही सिंपल उचित डिमांड है जिसका मैं समर्थन करता हूं। आई एम ओपनली सेइंग इट, मैं समर्थन करता हूं। तो अब आप जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है कि वो साइज क्या है और उसमें वो वायबिलिटी क्या है, ये सारी बातें हमको देखनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ चीजें मान सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, जहां तक मैंने सुना है, अमित शाह जी जो आ रहे हैं सिलीगुड़ी, ये 100 दिन का, ये तो हेडलाइन है, 100 दिन की उपलब्धियों को बताने के लिए नहीं आ रहे। वो लोगों को वैसे ही पता है, इसका बहुत प्रचार हुआ है, हम सब बहुत पैनी दृष्टि से इसको देख रहे हैं। नंबर 1, ये फ्लैश पॉइंट इशू जो है उत्तर बंगाल में जो बनाने की कोशिश करी जा रही थी, दिस मैन वॉज इलेक्टेड विथ अमित शाह सपोर्ट, तो उसको तो खड़काया जाएगा 100%। मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट इज ड्यू। He was asked, आप अपोलोजाइज करोगे नेताजी के बारे में ये सब बोलने के? उन्होंने कहा कतई नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। तो वो अड़ गया है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं ना, इररिलेवेंट होने वाला था। एंड इट इज नाउ नोन, उसको पता है कि राज्यसभा में वो जा नहीं सकता, बीजेपी सपोर्ट इज गॉन, क्योंकि वो टीएमसी से जाके मिला था। मतलब इट्स एन ओपनली डॉक्यूमेंटेड एंड वेल नोन थिंग। तो एक वो है, दूसरा है दार्जिलिंग का। ये दो विषयों को एड्रेस करना पड़ेगा, और मैं अब बताता हूं इसका बड़ा वो क्या है। ये केवल उत्तर बंगाल नहीं है, मणिपुर में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस वक्त आग लगी हुई है। कुकीज हैव बीन रैंडमली अटैकिंग नागास। और आप लोग ये समझ लीजिए, जो भारतवर्ष के दूसरे प्रांतों के लोग हैं, नागा से ज्यादा स्वाभिमानी और खतरनाक कोई भी समुदाय पूरे भारतवर्ष में नहीं है। हमारे नेपाली भाई भी उतने वो नहीं है। अब तक वो एकदम शांत है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार कहां पे है, इसका पुलिसिंग क्यों नहीं हो रहा है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है, व्हाई आर कुकीज बीइंग अलाउड? ठीक है, वो मैंने एक दूसरे पॉडकास्ट में कहा भी था, ये ड्रग्स का प्रॉब्लम है और ये ड्रग्स की मांडवाली पे इनका वो समस्या है, लेकिन द नॉर्मल पीपल आर बीइंग अफेक्टेड। तो ये फ्लैश पॉइंट नंबर 3 है। झारखंड में आप सबको पता है एक फ्लैश पॉइंट बना है, वहां पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने आक्रमण किया। लेकिन सबसे अचरज की बात यह है कि वो डेमोन्स्ट्रेटर्स को राहुल गांधी ने खुद उकसाया था कि आप डेमोन्स्ट्रेट करो। वो खुद सरकार में है और खुद ही उकसा रहा है। मैं झारखंड में आया था, पर मैं बंगाल में एक, क्योंकि पॉइंट नहीं, एक मिनट, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अमित शाह जी का विजिट जो है सिलीगुड़ी में है, पर आप लोग ये मत समझिए कि वो सिलीगुड़ी टारगेट है। दिस इज नथिंग टू डू विद चिकन स्नैक और ऑल दोस थिंग्स दैट जो लोग बहुत कहने में उनको बड़ा मजा आता है। दिस इज अबाउट दिस फ्लैश पॉइंट एंड रिड्यूसिंग दोस। I know for a fact that certain CMs and senior leaders are converging on Siliguri from various states और इसको एड्रेस किया जाए। तो अब आप बताइए, आप कुछ। हाँ, मेरा ये पॉइंट है, क्योंकि बहुत आपने फ्रैंकली नई जानकारी दी कि जिस पे एटलीस्ट मेरी तो नज़र नहीं थी। पहले तो मैं 2 स्टेटमेंट्स बोलना चाहता हूँ, आई एम फीलिंग वेरी बैड कि कोई नेताजी के बारे में भी उल्ट-पुल्ट बोल सकता है या उसकी भी स्पेस हो सकती है, जो मेरे हिसाब से हमारी इंडिपेंडेंस, जैसे आपने भी बोला, सिर्फ नॉन वायलेंस से नहीं आई। ब्रिटिशर्स न्यू कि नेताजी ने प्रूव करके दिखा दिया था कि भारत अब आर्मी खड़ी करके भी आपको उखाड़ के फेंकेगा। और आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पायरेक विक्ट्री थी, दे हैड नो मनी लेफ्ट टू फाइट अ वॉर इफ ऑल दी सोल्जर्स कमिंग बैक would have banded behind Netaji, yeah, anybody who was raising that voice. They already were banding behind him. I mean, that's what I'm saying. Netaji already naval mutiny अपनी थी, वही नहीं हैंडल हो रही थी इनसे। Navy and Air Force both. हाँ, नेवी। तो नेताजी की कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से तो बिकॉज सरकार कांग्रेस के लीडरशिप में बनी, तो वो रिकॉग्निशन नहीं दी गई कि हमें इंडिपेंडेंस एक्चुअली मिली कैसे। तो उनके बारे में जो बोल रहे हैं, और आपने अच्छी जानकारी भी दी कि सीएम ने आके बहुत क्लियर स्टैंड ले लिया, जो उनके बारे में गलत बोलेगा वो सीधा लीगल कार्रवाई होगी और सफर करेगा, चाहे मंत्री हो चाहे बीजेपी से हो। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, ये मैं इस लेंस से भी देख रहा हूँ। एक बात ऐड कर दूं, उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे मेरे ही दल का हो, ये भी कहा।
वही बीजेपी, आप मंत्री संतरी तो बीजेपी से ही होंगे, और कहां से होंगे, बीजेपी की पार्टी है। तो अपने, और इससे ये भी जरूरी है कि सीएम इज चेकिंग के भैया तुम्हारी छोटी मोटी किसी डिस्ट्रिक्ट पे, आई डोंट नो क्या राजनीति हो सकती है, पर ये राजनीति एक्सेप्टेबल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं इसको इससे भी जोड़ रहा था कि रॉ चीफ अभी बांग्लादेश पीएम से मिले, के डिफेंस एडवाइजर से मिले, और उसके बाद भारत के एनवॉय भी पीएम से मिले, और इसके साथ साथ वो दो चीजें और हुई, वो भी अमित शाह ही के परव्यू में आती हैं। एक ये हुई कि शेख हसीना सडनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अब टेक्निकली लीगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कैन बी डन बाय एनीबडी इवन इफ यू आर इन अ होस्ट कंट्री, बट वी ऑल नो कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस विदाउट ग्रीन लाइट एट सम लेवल नहीं होती है। दूसरी बात, इसके बाद बांग्लादेश में पैनिक हो जाता है। बांग्लादेश बोलती है एक्स्ट्राडिशन करो शेख हसीना की। शेख हसीना बोलती है दिसंबर में मैं खुद ही जाऊंगी। यहाँ पे रॉ चीफ जाके मिलते हैं। तो आपने जो ये एंगल दिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मल्टीपल एंगल्स हैं, बट बांग्लादेश का आपको इसमें नहीं लगता कि अमित शाह जो बार बार जा रहे हैं, बांग्लादेश इशू भी रिजॉल्व करना बहुत जरूरी, और उस पर क्या चल रहा है? अलग इशू है बांग्लादेश में, इतना ही है सिलीगुड़ी के साथ कनेक्शन की घुसपैठ उस तरफ से हो रहा है। जो घुसपैठ हो रहा है बाय द वे नॉर्थ बंगाल में हो रहा है, द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस आर अ लिटिल क्वाइट। अब मैं ये बता देता हूं कि बांग्लादेश को मैं कैसे देखता हूं। मेरा विचार ये है कि हमारे पास बांग्लादेश के प्रति कई सारे लेवरेज पॉइंट्स हैं। इन्होंने पैसे नहीं दिए, 12,000 करोड़ के पैसे वो ड्यू हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक पॉइंट है। तीस्ता वाटर ट्रीटी इज कमिंग टू एन एंड दिस ईयर, उसको रिन्यू करने की बात है, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। फिर गंगा ट्रीटी, वो भी रिन्यू करने की बात है, फरक्का से जो हम वहां पे छोड़ते हैं पानी। देन देर आर कुछ इश्यूज और हैं कि हमने जो मेडिकल वीजाज हम देते थे उसकी संख्या अभी भी कम है, और मेडिसिन के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं है। नहीं कि वो उड़ के चाइना चले जाएंगे या मलेशिया चले जाएंगे, वो कम ही लोग कर पाएंगे। जो वहां के मिडिल क्लास या गरीब लोग हो वो अभी तक यहीं पे आते हैं, तो वो उनको सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसपे हमारा लेवरेज है इन लोगों पे, और मेरे हिसाब से कोशिश ये होगी कि इनको मनाया जाए कि देख ये सब हम कर देंगे, हसीना को वापस लेना पड़ेगा विदाउट एनी प्यूनिटिव एक्शन। अगर प्रोसिक्यूशन चलना है चलने दो इन लीगल टर्म्स, बट यू कांट अरेस्ट एंड यू कांट प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है। और हम ये भी शायद कोशिश कर रहे हैं कि जो बैन लगा है अवामियों पे उसको रिवर्स कर दिया जाए, जिस पे ये लोग सबसे ज्यादा अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको अभी हवा मिली हुई है पाकिस्तान से, और उसके पीछे जो आका है यानी कि तुर्की और यूएस, उससे भी हवा मिली हुई है। सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक चीज और है, अभी सुनने में आया है कि बांग्लादेश को तुर्की के पहल पे, जिसका तश्कीलात बांग्लादेश में भी हाइपर एक्टिव है, तो तुर्की के पहल पे वो जो भी ट्राई नेशन उन्होंने अकॉर्ड बनाया है उसमें जोड़ने की बात हो रही है। तो वही वो गजवाए हिंद, दो तरफ से आक्रमण, तुर्की और सऊदी का पैसे का सपोर्ट, तुर्की के वेपन्स का सपोर्ट, ये सारी बातें चल रही है। शामिल का बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि बांग्लादेश क्या जो पैक्ट हुआ है, मक्का पैक्ट, उसका हिस्सा बन सकती है, क्योंकि कल ही मैं उस पर कॉन्वर्सेशन कर रहा था, और वो काफी सीरियस बात एक सेंस में इसलिए है कि सऊदी के पास पैसा है, टर्की के पास थोड़ा नो हाउ है, इंडस्ट्रियल मिलिट्री नो हाउ, और पाकिस्तान के पास गधे हैं, जाने की सैनिक हैं। जैसे मिडीवियल टाइम पे मर्सनरी आर्मी होती थी, तो आबादी तो है ही है उनकी, तो वो एक पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास जाके रो रहा है कि भाई काफिर देश से बात मत करो। ये उनका लेफ्टिनेंट जनरल ऑन रिकॉर्ड बोलता है, काफिर देश ऑब्वियसली वो भारत और अफगानिस्तान में जो रिश्ते हो रहे हैं। तो इसका आप दायरा क्या बांग्लादेश भी देखते हैं, जबकि पाकिस्तान तो कह ही चुका है अगला हमला तो हम ईस्ट से करने की कोशिश करेंगे। सो डू यू थिंक दैट इज आल्सो अ सेंसिटिविटी व्हिच भारत इज इवैल्यूएटिंग? इसके पीछे की जो मंशा है यूएस डीप स्टेट की, उसको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। और वो है कि भारतवर्ष का नॉर्थ ईस्ट को काट के और 3 प्रदेश म्यांमार से लेके एक नए क्रिश्चियन राज्य की स्थापना हो, ये उन्होंने कभी अबैंडन नहीं किया। उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है राइट नाउ ग्लोबली, मिडिल ईस्ट से भी बड़ा है, क्योंकि वो डायरेक्टली चाइना के नीचे एक हथियार बन जाता है अमेरिका के लिए। ऑलराइट, दे आर रेडी टू ऑल्सो पोर इन मनी एटसेट्रा कि इसको फिर एस्टैब्लिश किया जाए, नीचे चट्टग्राम के साथ जोड़ के उनको पोर्ट फैसिलिटी भी दिया जाए, और म्यांमार के 3 प्रदेश तो हैं ही। तो ये जो है इसका थोड़ा बहुत समर्थन तो है एक सेक्शन ऑफ जो लोग हैं, स्पेसिफिकली मिजोरम में।
और इधर अगर हम देखें बांग्लादेश इसमें क्रिटिकल क्यों है? बांग्लादेश इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि सारा सप्लाई लाइन जो इसका है वो बांग्लादेश से होके गुजरता है। इट इज अ कॉन्डुइट, वो बीच में बैठा हुआ है। जैसे पाकिस्तान भारतवर्ष और मिडिल ईस्ट के बीच में बैठा है, वैसे बांग्लादेश भारतवर्ष और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में बैठा हुआ है, जिसको हम लोग रिमलैंड कहते हैं। रिमलैंड थ्योरी के अनुसार ये जो पूरा क्षेत्र है वो उधर यूरोप से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक, उसमें इंडिया इज द फेवर्ट नेशन, और इसके दो तरफ, एक तरफ मिडिल ईस्ट, दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया, इन सबको अलग रखना है और उनमें अपने बेसिस बना के उस पर काबिज होना है। ये है डीप स्टेट का तंत्र। अगर हम इसको ध्यान में रखें तो ये एकदम आवश्यक हो जाता है कि बांग्लादेश में सिर्फ वही सरकार रहे जो यूएस के कहने पे उठे बैठे। बेशक उसमें चाइना भी थोड़ा अपना हाथ मार ले यूएस को, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हाथ मार के भारतवर्ष के अगेंस्ट ही कुछ करेगा, विच इज ओके, इट सूट्स द यूएस। इंडिया को आपको डिस्टेबलाइज रखना है, और ये इतना बड़ा भूखंड जो बाय द वे बहुत रिसोर्स रिच भी है, वो इनके हाथ में आ गया तो एक वायबल स्टेट बन जाता है। तो इसीलिए अगर हम बांग्लादेश को सीधा करके ना रखें तो भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द लॉस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इट्स ऑल्सो कि हम अगर बांग्लादेश को कंट्रोल में थोड़ा ना रखें तो वहां से हमारे जितना भी घुसपैठ है बांग्लादेश से हो रहा है। पाकिस्तान से भी कुछ लोग आके हैदराबाद में, लखनऊ में आपको मिल जाएंगे विद आधार कार्ड एंड ऑल, और वो इतना बड़ा नहीं है। बांग्लादेश इज द मेन इशू, और ये बाय द वे हमें अंदर से खोखला कर रही है ना। मैं जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये अंदर से खोखला इसलिए कर रही है क्योंकि दे टेक ऑल द बेनिफिट्स। जो सोशल वेलफेयर पार्ट है ना भारतवर्ष का, वो इनके पास चला जाता है क्योंकि इनके कागज तो सारे बने होते हैं, और हम यहाँ पे जो लोग हैं उनके कागज इतने अच्छे नहीं, जो एसआईआर में भी दिखा, दूसरी चीजों में भी दिखा। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जो पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरेबिया का ये जो गठबंधन बनाया है, सबको लगा था वो इजराइल टारगेट है। मुझे लगता है उसका प्राइम टारगेट इंडिया है, इजराइल नहीं है। और सऊदी अरेबिया उसमें क्यों शामिल है? इट्स जस्ट अ मनी सप्लाई, लड़ने की क्षमता तो बिल्कुल नहीं है। तो उनको बोल दिया तू 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 ठंडा हो जा, तुझे ईरान से प्रोटेक्ट हम कर देंगे, ये तुर्की के वेपन्स मिल जाएंगे, यूएस के वेपन्स मिल जाएंगे, और पाकिस्तानी सोल्जर्स आके तेरे लिए लड़ेंगे, तो सिर्फ पैसे देता जा। और तुर्की और पाकिस्तान को यूज करके इंडिया को दो तरफ से ये लोग घेर रहे हैं, सो दैट इंडिया नॉर्थ ईस्ट कैन बी कट आउट। बर्मा तो वैसे भी एक इस वक्त बहुत ही अभिनस्त देश है, वहां से भी जो निकालना है निकालो, और चाइना के नीचे ये खड़ा कर दो। तो इसके लिए हमारे पास विकल्प क्या है? अभी हम अगर चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहें, चाइना के दिमाग में ये घुसाना है कि ये थ्रेट आपके लिए भी है, क्योंकि अगर ये नया क्रिश्चियन स्टेट बन जाता है, आपको क्या लगता है कि यूएस आपको वो यूज करने देगी? वो चाइना के फेवर में होगी। तो ये उनके दिमाग में घुसाना है, एंड वी हैव टू एक्ट इन कॉम्बिनेशन। दिस इज माय व्यू। अगर हम कॉम्बिनेशन में एक्ट करें तो यूएस का जो म्यांमार में चल रहा है, बाय द वे मैंने वो उसकी बात करी थी ना, एरिक प्रिंस, उसका फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप था, उसने फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप को अब एक कंपनी बना दिया। पहले इट वाज जस्ट लाइक अ लूज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है वेक्टस ग्लोबल। जो ये अमेरिकन पकड़े जा रहे हैं, जो अमेरिकन पकड़े जा रहे हैं भारत में, वो सारे इसी के थ्रू आ रहे हैं। और म्यांमार में आपको पता ही है, ड्रग्स का ट्रेड, सिविल वॉर पे लगाना, मर्सिनरी ट्रेनिंग, सब वही लोग कर रहे हैं। यूक्रेन से उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है, यूक्रेन से वो ड्रोन्स प्रोक्योर करती है और प्रशिक्षक प्रोक्योर करती है और लोकल आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है। उस कंपनी का नाम है अरे उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो भी है, नाम से क्या फर्क पड़ता है, जो भी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है एनीवे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था याद करने की। लेकिन वो कंपनी जो है केवल यूक्रेनियन ड्रोन्स खरीद के, यूक्रेनियन प्रशिक्षण देके, तो यूक्रेन से लोग लाके वो करती है। तो ये दो चीजें वहां पे चल रही हैं। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? वो इसीलिए क्योंकि इनको इस जगह पे काबिज होना है, इसलिए नहीं कि चाइना को फिर घुसने दे। इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक्चुअली मिलते हैं, वो अलाइंड है। अगर इफ वी कैन कम टू एन एग्रीमेंट कि चलो भैया म्यांमार के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको एक्सप्लॉइट करना है, हम कर लेंगे, लेकिन पहले इनको तो निकालें यहां से। यूएस को ऊपर ऊपर बोलते रहो हम आपके सबसे बड़े मित्र हैं, हम आपसे बोइंग प्लेन खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम आपके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाएंगे, करो, गूगल का डेटा सेंटर लगा देंगे। लेकिन उनका जो ये प्रकरण है उसको समाप्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश भी आपके हाथ से जाएगा और भारतवर्ष का एक बहुत अहम भूखंड भी आपके हाथ से जाएगा। ये स्थिति। ये तभी तो, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियस लगा, दैट्स व्हाई आई वाज डिस्कसिंग विद यू, कि जैसे सीजेपी जब पूरा फैल गया तब लोगों ने रियलाइज किया कि अरे सीजेपी भी है। ऐसे ही जो पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स आ रहे हैं
वेस्ट बंगाल में नई नई बीजेपी की सरकार आई है, बहुत टाइम लगता है क्लीन अप होने में। ये रैपिड स्पीड से सीएम चले हैं, हैट्स ऑफ टू हिम, बट फिर भी बहुत टाइम लगता है। वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, आप बोल रहे हो अभी भी बॉर्डर पूरा नहीं रुका, जबकि बीएसएफ को लैंड दे दिया गया। कैपेसिटीज बिल्ड करने में कोई मैजिक वैन तो है नहीं है, मैजिक वैन तो है नहीं, लेट्स बी वी हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट, पर फिर भी बहुत काम हो रहा है। तो बार बार जो गृह मंत्री जा रहे हैं और उनका एटलीस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स पे तो नक्सलवादी खत्म किया। आज नक्सल पीपल जो नक्सल रह चुके थे, मजबूरी थी या जैसे भी थे, अब वो फैशन शोज कर रहे हैं। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल साइट टू सी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है। बट इसका एक पहलू ये भी है शामिल, जिससे मैं आना चाहता हूँ कि जब गृह मंत्री बार बार जा रहे हैं, मक्का पैट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान पे अब वो फिर कह रहे हैं दो चीजें, एक कि हमें अटैक करना है और हम रुकेंगे नहीं। दूसरा, एक अभी पॉडकास्ट हुआ किसी चैनल पे जहाँ पे एक फेमस वेस्टर्न चाइनीज है वैसे तो रीजन के, प्रोफेसर जियांग आते हैं और वो कहते हैं क्या चाइनीज बॉर्न कैनेडियन एजुकेटर है, काफी ग्लोबल उसमें जाने जाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। अब इनके बारे में कहा जाता है कि ही वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु सेड ट्रम्प पावर में 2024 में आएगा। खैर वैसे मैं भी उन फ्यू में था। और यूएस ईरान वॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एनीवेज इट्स जस्ट अ प्रोफेसर जो वेस्ट से आके अब ये एम्बेड कर रहे हैं आइडिया कि पाकिस्तान न्यूक कर सकता है। तो आप इसको किस पहलू से देखते हैं? एक पहलू तो ये हो गया कि वो एम्बेड करना चाहते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा ना करे, क्योंकि वेस्टर्न थिंकर्स का क्या एजेंडा है नेवर वेरी क्लियर। दूसरा, अगर आप रियलिस्टिक मानो, शायद उनको लग रहा है कि पाकिस्तान डेस्परेट एनफ टू डू है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज हैपनिंग? उसको घुसने से पहले मुझे प्रोफेसर जियांग, जिनका नाम प्रोफेसर जियांग लोग बोलते हैं, उनका एक्चुअली वो प्रोफेसर है नहीं, किसी भी चीज के प्रोफेसर नहीं है। वो हाई स्कूल टीचर है बीजिंग में। ओके, चूंकि वो जियो पॉलिटिक्स पे भी पॉडकास्ट करते हैं और उनके पॉडकास्ट का क्वालिटी काफी अच्छा है, बहुत विश्लेषण अच्छा करते हैं वो। लेकिन मैं जो समझता हूं, इनका पूरा जो दृष्टिकोण है, लोग बिल्कुल बह गए। मैंने कुछ अपने दोस्तों को भी देखा, एकदम बह गए कि वाह वाह क्या बोलता है, क्या लिखता है। लेकिन इनका जो रुख है वो ये है कि चाइना इफेक्टिवली श्रेष्ठ है और यूएस तो खत्म होने वाला है। यूएस इज गोइंग टू लूज एवरी सिंगल कॉन्फ्लिक्ट इट्स इन्वॉल्व्ड इन। भारतवर्ष को बाय द वे ये कभी गाली नहीं देते हैं डायरेक्टली। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं, भारतवर्ष को डायरेक्टली गाली नहीं देते। हाँ, बोलते हैं ये कमियां हैं, ये खामियां हैं वगैरह, और कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान को हमेशा गाली देते हैं। आप लोग नोटिस करिए तो ये सारे ट्रेंड्स हैं। तो पूरा जो इसका सार है वो ये है कि प्रोफेसर जियांग इज प्रोमोटिंग एक सर्टेन नैरेटिव विच कम्स फ्रॉम चाइना, विच एसेंशियली, देखिए चाइना में बड़े सारे नैरेटिव्स हैं। आप सिर्फ ये हमारे बॉर्डर की स्थिति पे ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा वो सब मत देखिए। ओवरऑल उनका नैरेटिव ये है, चाइना इज द लीडर ऑफ एशिया, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन along with Japan। दोनों को बैलेंस करके हमें रखना पड़ेगा, बट दे हैव टू फॉलो अ लीड। एज लॉन्ग एज दे फॉलो अ लीड, एवरीथिंग इज ओके। दे सी अस एज इंफीरियर बिकॉज वो लोग काफी तरक्की कर गए हैं पिछले 35 साल में, तो उस हिसाब से वो लोग ऐसे देखते हैं। तो हर नैरेटिव में वो यही बताने की कोशिश करते हैं यूजिंग सूडो गेम थ्योरेटिक सिनारियोज कि देखिए ये रीजंस हैं, बहुत लॉजिकली बोलते हैं और फिर बोलते हैं इसका मतलब ये है कि अमेरिका हारेगी। ये रीजंस है, इसका मतलब ये देश जो है विल गो डाउन द ट्यूब्स। तो वो तो वैसे भी नजर ही आ रहा है ना, वो तो कॉमन सेंस से भी नजर आ रहा है। हु इज गोइंग टू बेट ऑन पाकिस्तान लास्टिंग मोर देन अनदर 10 years इन इट्स करंट शेप? नोबडी विल। अब आते हैं ये न्यूक्लियर वाले बात पे। वो अभी भी पाकिस्तान और इंडिया को हाइफनेट करके देखते हैं, जस्ट एज दे डू इन अमेरिका। और वो समझते हैं कि दीज आर नियर पियर, मतलब इंडिया चाइना के आजू बाजू कहीं नहीं है, दीज आर नियर पियर पावर्स। पाकिस्तान इज डिसऑर्गेनाइज्ड, इंडिया इज अ बिट मोर ऑर्गेनाइज्ड। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, इंडिया के पास भी है। पाकिस्तान हैज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसलिए इट इज लाइकली कि पाकिस्तानी यूज करेगा क्योंकि वो कमजोर है, भारतवर्ष ताकतवर है। दिस इज द सम टोटल ऑफ व्हाट ही हैज सेड। ओके, अब इस मुद्दे पर अगर मैं कुछ बोलूं एज अ जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर एंड एनालिस्ट माई सेल्फ, मेरा व्यू ये है, भारतवर्ष की जो स्ट्रेटेजी अभी बनी हुई है, सामरिक स्ट्रेटेजी, विच बाय द वे उसमें इजराइल भी उसका पार्ट है, एक हद तक यूएसए भी उसका पार्ट है, बिकॉज नोबडी वांट्स कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज करे या उसको प्रोलिफरेट करे। इट इज टू टेक आउट पाकिस्तान एंटायर न्यूक्लियर कैपेसिटी इन वन शॉट।
इसलिए भारतवर्ष ने मल्टी लेयर डिफेंस बनाया है, इंक्लूडिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। इसीलिए भारतवर्ष ने स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चालू किया है, और इसीलिए भारतवर्ष ने अपना जो बियॉन्ड विजुअल रेंज और स्टैंड ऑफ वेपन्स की क्षमता है, वो अभी दुनिया में शायद दूसरे नंबर पे है आफ्टर चाइना, अलोंगसाइड रशिया। अमेरिका नहीं। इफ यू लुक एट द टोटल नंबर ऑफ वेपन्स, प्रेसिशन एंड द रेंज एंड डेप्थ, भारतवर्ष काफी आगे निकला है। जहां पे हमारे वीकनेसेस हैं, जैसे एयर पावर में, या मतलब एयर पावर में इट्स मोर ऑफ अ कैपेसिटी वीकनेस, नॉट अ क्वालिटी वीकनेस, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए भारतवर्ष ने किया। और इसका मेन टारगेट क्या है? इसका मेन टारगेट ये नहीं कि हम बीजिंग में जाके क्षेपणास्त्र फेंके। इसका मेन टारगेट है, पाकिस्तान अगर उछलने की कोशिश करे, बिफोर इट कैन डू एनी डैमेज, you take out its entire nuclear delivery capacity, which means missiles and its aircraft, जिससे वो डिलीवर कर सकते हैं। तो वो कैपेसिटी बन चुकी है, प्लस ऑब्वियसली देयर जो उनका डिफेंस नेट है उसको भी। तो ये हमने इसका एक मिनी डेमोन्स्ट्रेशन ऑपरेशन सिंदूर में दिया था, विच वाज अ वेरी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। हमें कॉन्फिडेंस भी मिला कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमने बनाया है, वो काम करता है। और ये एक सिग्नल भी गया टू अमेरिका एंड टू अदर्स कि भारतवर्ष के पास लेयर्ड डिफेंस ऑलरेडी बन चुका है। इट कैन ओनली इंप्रूव, इट कैन गो डाउन। ओके, जो चीज अमेरिका ने मिस कर दिया, बिकॉज दे वर सो फोकस्ड ऑन डिनाइंग अस जेट इंजन टेक्नोलॉजी, जो उन्होंने मिस किया कि हमारा जो रॉकेटरी है वो बहुत एडवांस्ड हो गया है। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, प्लस रेडार्स एंड सेंसर्स है, वो नेटवर्क बहुत एडवांस्ड हो गया है, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान कोशिश करे तो कर सकती है, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो वाकई में कमजोर है। वो हमारे साथ सामरिक युद्ध में सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसके पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी उतनी है नहीं, ओके, टू सस्टेन अ लॉन्ग टर्म वॉर। और भारतवर्ष ने हाल ही में अपने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी डिक्लेयर किया, नाउ द फोकस इज ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस कैपेसिटी। अगर लंबा युद्ध चले, जैसे यूक्रेन रशिया में हो रहा है, अगर 2, 3, 4 साल, 5 साल युद्ध चले, उसको सस्टेन करने के लिए जो आपके पास एम्युनिशन स्टॉक नहीं है, एम्युनिशन बनाने की कैपेसिटी, रॉकेट्स रिप्लेस करने की कैपेसिटी, टैंक्स उड़ गए तो उसको रिप्लेस करने की कैपेसिटी, वो आप बिल्ड करो। सो देयर इज अ जेन्युइन थ्रस्ट जो पाकिस्तान अपनी आर्थिक अवस्था में कर ही नहीं सकता। सो इसीलिए वो न्यूक्लियर अवश्य जाएगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारे पास वो क्षमता है कि हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें एंड डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेसिटी। शामिक, एक जो आपने बोला मेक्का पैक्ट पे, मैं एक और सवाल घुसना चाहूंगा उसके अंदर कि हाउ डू यू सी जो इंडिया, यूएई, इजराइल के बीच में चल रहा है, डू यू थिंक उसका ये काउंटर करने के लिए टर्की सऊदी जुड़े हैं? बिकॉज यूएई और सऊदी के बीच में प्रॉब्लम है। टर्की हैज द स्कैलिफ ड्रीम, तो उसको तो भारत से प्रॉब्लम है ही है, जबकि उसका कोई स्टेक नहीं है, बट किसी का दिमाग खराब हो तो उसके अंदर आप क्या ही कर सकते हैं। और भारत ने उसको ब्यूटीफुली काउंटर भी किया है, ग्रीस जाके उसका जो साइप्रस में है, आंख में आंख, और प्राइम मिनिस्टर बहुत पहले गए थे वहां पे, तो वो ऑब्वियसली टर्की तो बहुत देर से लगा हुआ है। How do you see in brief this UAE, India, Israel as a counterweight to what is happening there, relative strength versus weakness? And then I want to go on to the last topic. इसमें 2 रिंग्स बनाने की कोशिश हो रही है। रिंग नंबर 1 is aimed at Turkey, which is the most powerful of these 3 countries. वो रिंग है ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, एक हद तक इजराइल। तो ये एक रिंग है, ओके। और इनको आर्म करने की बात इंडिया कर रहा है और कर भी रहा है। आर्मेनिया को तो बड़े पैमाने पे आर्म किया जा रहा है। दूसरा जो रिंग है वो पाकिस्तान के चारों तरफ किया गया है। इंडिया इज वर्किंग विद अफगानिस्तान। हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि वो अभी एक बड़ा मित्र राष्ट्र है। एंड रशिया हैज नाउ सेड कि हम लोग क्यों ना एक कॉरिडोर निकालें वाया अफगानिस्तान इनटू इंडिया, एंड दे आर लुकिंग एट पाकिस्तान ऑक्युपाइड जेएनके, स्पेसिफिकली गिलगिट बाल्टिस्तान, जो वखान कॉरिडोर के साथ लगता है। वखान कॉरिडोर पे 5 देश मिलते हैं, उसके ठीक ऊपर आपका वो ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान बॉर्डर्स रशिया, तो रशिया, ताजिकिस्तान, वखान कॉरिडोर इन अफगानिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान मतलब इंडिया। तो ये एक हो गया। रशिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू पुश कि चाइना और इंडिया तुम लोग समझौता कर लो यार, ये तुम क्या कर रहे हो, ये सीपेक तो तुम्हारा काम करेगा नहीं, तुम इंडिया के साथ समझौता कर लो, आपको रेलवे लाइन अभी बनाने की भी जरूरत नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है, मिल जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग पुश्ड। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया, यूएई, इजराइल, साइप्रस एंड ग्रीस, ये डेफिनेटली एक समझौता बनता हुआ नजर आ रहा है।
सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, मोर इंपॉर्टेंटली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से। इजराइल के कैबिनेट के सदस्य और उसके ऑपोजिशन में जो बैठते हैं, दोनों का कंसेंसस है, एंड दे हैव सेड दिस ऑन देयर नेशनल टीवी, कि हम भारतवर्ष में प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं, जो बाय द वे फैक्ट्रीज ऑलरेडी बननी चालू हो गई है। दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद अदानी ग्रुप फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो अंबानी अदानी वाला चक्कर चलता रहता है भारत में, फिर दूसरा टॉपिक है, लेकिन वो अदानी के साथ मिलकर ऑलरेडी 2 फैक्ट्रीज बन रही हैं। एक मिसाइल्स के लिए है, राइट, दूसरा ड्रोन्स के लिए है। नाउ दे आर गोइंग टू मूव बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड इंडिया मैन्युफैक्चर्स वेरी हाई क्वालिटी एमिनेशन। अभी हाल ही में हमारे आर्टिलरी ने दुनिया का पहला रैमजेट पावर्ड 155 मिलीमीटर शेल सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, तो उसका भी सीरियल प्रोडक्शन चालू हो रहा है। सो इजराइल इज रियलाइज्ड कि अगर हमें स्केल्ड अप सपोर्ट चाहिए, बॉम्ब्स, एमिनेशन, मोटर, आर्टिलरी शेल्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, भारतवर्ष में हम स्केल में बना सकते हैं, उसके पास कैपेसिटी है। तो हमें अमेरिका पे भी डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। राइट नाउ इजराइल और अमेरिका का बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। इट इज अ वेरी फ्रेड रिलेशनशिप बंद नहीं होगा, पर दे वांट टू हेज। तो इसीलिए इस हेज में ये भी शामिल है कि तुर्की को थोड़ा सा चेकमेट किया जाए। इजराइल वांट्स टू डू इट एंड इंडिया आल्सो वांट्स टू डू इट, क्योंकि तुर्की अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद कर रहा है भारतवर्ष को घेरने के लिए। तो ये काउंटर घेरा जो भारतवर्ष पे लगा रहे हैं, उसका काउंटर भारतवर्ष और इजराइल मिलकर उस तरफ कर रहे हैं। तो दिस इज द गेम दैट इज गोइंग ऑन, इसको मैं ऐसे देखता हूँ। अब मैं लास्ट पार्ट कहना चाहता हूँ शामिक, क्योंकि जो आपने आज स्पेल आउट किया कि छोटी छोटी फायर्स हर जगह लग रही हैं, उस फायर में एक प्री कंडीशन है, एक्चुअली 2 प्री कंडीशन। एक प्री कंडीशन तो होगी कि भारत की इकोनॉमी को ऐसे दिखाया जाए कि आप होपलेस हो जाएं, आपको सड़कों पे आना पड़े, पर वो एक लंबा विषय, हम इकोनॉमी किसी और दिन बात करेंगे। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ एक्सटर्नल, कि जो छोटी सी आग है उसको एक ज्वालामुखी दिखाया जाए, वो होता है एल्गोरिथम की गेम। अब वो एल्गोरिथम गेम का हमने एक नमूना बहुत ब्यूटीफुल वे में देखा सीजेपी के अंदर, कि आप अगर सुबह उठें तो आप नहीं जा सकते हैं अपना अखबार, जो आजकल लोग फ़ोन पे ही अखबार पढ़ते हैं, हमारे टाइम पे तो घर में आता था, सुबह लड़ाई होती थी किसको अखबार पढ़ने को मिलेगा। और अब फ़ोन आप उठाते हैं तो आपके फ़ोन पे क्या आता है, एल्गोरिथम कंट्रोल करता है, और आपके फ़ोन पे क्या नहीं आता वो भी एल्गोरिथम कंट्रोल करता है। एनडीटीवी ने डाटा एनालिसिस किया कि किस तरह जंतर मंतर को बूस्ट और झारखंड को म्यूट किया जा रहा था। तो ये जितनी भी फायर्स हों, आपने वेस्ट बंगाल और ईस्ट में फायर्स की बात की, वेस्ट में अलग होंगी, साउथ में अलग, हर तरफ चलती रहेंगी। एल्गोरिथम प्ले पे क्या चल रहा है, व्हाट इज योर व्यू? क्योंकि इकोनॉमी पे एफसीआरए तो जेपीसी गया, किसी और दिन उस पर बात करेंगे। मैं अगेन बोलता हूँ बहुत जरूरी टॉपिक है। इस एल्गोरिथम प्ले पे क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, पूरा उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सवाल है कि एल्गोरिथम वाला, तो वो तो हम सबको अपने अनुभवों से भी प्रतीत होता ही है कि एल्गोरिथम्स डेफिनेटली काम कर रहे हैं। अभी भी देखिए, ये दीपके का हैंडल है, फिर वो सौरभ दास का हैंडल है, सीजेपी का हैंडल है, एक नया निकला है वो रिजर्वेशन के खिलाफ आरएचए बोल के कुछ एक है ना। इन सारे हैंडल्स पे मिनिमम व्यूज अभी तक 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 16 मिलियन इस टाइप के व्यूज जा रहे हैं। तो देखिए, पॉइंट ये है कि मीडिया में बने रहना हैज बिकम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स। आप अगर एक आंदोलन को सस्टेन करना चाहते हो, वो अगर थोड़ा सक्सेस कर भी ले इन इट्स ऑब्जेक्टिव, फिर भी आप उसको बैठने नहीं दे सकते, क्योंकि आपका गोल लॉन्ग टर्म ये आंदोलन जीवियों का कि एजिटेशन चलता रहे, एक टूल बनी रहे, एक बात बना रहे, और फिर आगे जाके उसको वोट्स में कन्वर्ट करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मुद्दों को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो अंडरलाइंग मुद्दे हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने कहा था, फनीली एनफ ये लोग अब वही कह रहे हैं। पहले वो एजुकेशन कर रहे थे, मैंने कहा था 3 मुद्दे हो सकते हैं। एक है एजुकेशन, दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब आप काम करने की आपकी क्षमता है कि नहीं, डिग्री के वजह से या किसी और वजह से। और तीसरा मुद्दा है कि जो इंडेटेडनेस है, लोअर टू अपर मिडिल क्लास का इंडेटेडनेस है, वो बढ़ रहा है इवन अकॉर्डिंग टू आरबीआई। अर्निंग्स पावर थोड़ा स्टैग्नेंट है, घट नहीं रहा है, स्टैग्नेंट है, लेकिन इंडेटेडनेस बढ़ रहा है। तो ये जो स्थिति है, इसको अगर पॉलिसीज के द्वारा या किसी और कुछ सेक्टर्स को प्रमोट करने के चलते अगर हम इसको रिवर्स नहीं कर पाए, तो ये मुद्दे और कारण बने रहेंगे। तो सिर्फ एल्गोरिदम को टैकल करके नहीं होगा, एक्चुअल मुद्दों को भी पकड़ना पड़ेगा। अरे मुद्दा ही ना रहेगा, 5 न बजेगी बांसुरी। आप इन चीजों को टैकल करिए,
एक सीधा एग्जाम्पल देता हूं, हमारे देश में आज भी प्रति 1 लाख लोगों के लिए 1 डॉक्टर है, दुनिया में 3 है। आप 3 गुना बढ़ा दीजिए ना सीट्स की कैपेसिटी। इतना बड़ा क्या हुआ बना के रखा हुआ है कि डॉक्टर बनना मानो हर एक को अल्बर्ट आइंस्टाइन बनने की आवश्यकता है। यू डोंट नीड दैट, इट्स स्टूपिड। आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रोमानिया का बंदा भी डॉक्टर बन सकता है तो हमारे लोग भी बन सकते हैं। बेसिक मेडिसिन तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ चीजें आप आराम से उसको टैकल कर सकते हो, ये भी नहीं कि बहुत सारा आपको पैसा खर्चना पड़े। अरे सब लोग रेडी बैठे हुए, मैं रेडी बैठा हूं, बताओ ना, मैं बनाता हूं मेडिकल कॉलेज, क्या दिक्कत है? यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटी बाय अ लॉट, और उसका वो भी है, डिमांड भी है। परमिशंस माय डियर फ्रेंड, परमिशंस। हाँ, तो वही बात है ना कि आप परमिशंस का आप रेंट लगा लेते हो, उसी में करप्शन होता है, उसी में ग्राफ्ट होता है, वो सब पता है सबको। तो उस चीज को आप उसको टैकल करो ना। किसी 1 या 2 चीजों को भी करोगे तो कई मुद्दे नीचे आ जाएंगे। उसका जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना, वो टेम्परेचर को आपको घटाना। भारतवर्ष को गवर्न करने का सबसे इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा देश है, इतने फॉल्ट लाइन्स है, आपको टेम्परेचर को थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। टेम्परेचर नीचे रहेगा तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। और इसका सबसे बड़ा जो हमारे देश को नुकसान पहुंच रहा है वो है जो बिजनेस कॉन्फिडेंस होता है, निवेश का कॉन्फिडेंस होता है, आप उसको ठेस पहुंचा रहे हो। पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ठेस पहुंचा के आंदोलन खड़ा करके वोट खींच लेंगे, लेकिन देश को नुकसान होता है। तो इसीलिए अगर हमें इसको गवर्नेंस के थ्रू इसको सॉल्व करना है तो कुछ चीजों का टेम्परेचर आप कम कर दो, वो आवश्यक है। करप्शन आप हैंडल करते रहना, लेकिन करप्शन कभी जाएगा नहीं, करप्शन रहेगा। यू हैव टू अज्यूम दैट। आप डिमांड जो है उसके साथ सप्लाई को मैच कर दो, आधा करप्शन तो वहीं खत्म हो जाए। ट्रू शामिक, आई थिंक आपने बहुत ब्यूटीफुल टर्मिनोलॉजी बोली है कि देश की प्रगति के लिए टेम्परेचर डाउन रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली अ देश लाइक भारत। कई देशों में जहाँ पे इनर्शिया है वहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे बहुत एनर्जी है, बहुत युवा हैं, टेम्परेचर डाउन रहेगा, काम रहेगा तो हमारी प्रोग्रेस के लिए वो बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच शामिक, आपने समय दिया और ये सारे जो फ्लैश पॉइंट्स आपको ईस्ट में दिख रहे हैं उनके ऊपर रोशनी डालने के लिए, और शायद इसीलिए गृह मंत्री बार बार वहां पे जा भी रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू।